प्रिय विद्यार्थियों, बीए थर्ड ईयर की पिछली कक्षा में हमने दुर्खीम के जीवन चरित्र और कृतित्व अर्थात उसकी रचनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम दुर्खीम का जो योगदान है, दुर्खीम का जो समाजशास्त्रीय योगदान है अर्थात दुर्खीम की जो अवधारणाएं, सिद्धांत उन्होंने समाजशास्त्र को दिया, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम संक्षिप्त में दुर्खीम के बारे में बताना चाहें कि दुर्खीम पिछली कक्षा में बताया था चूँकि काउंटे का उत्तराधिकारी था। काउंटे ने समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया अर्थात इस विषय का नाम समाजशास्त्र रखा, लेकिन काउंटे इस विषय को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा नहीं दिला पाया। वो काम पूरा किया दुर्खीम। तो दुर्खीम एक तरह से काउंटे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और भी जो विद्वान हैं, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये भी समाजशास्त्र के संस्थापक विद्वान हैं। तो दुर्खीम उनमें से एक है जिन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने का प्रयास किया और उनके योगदान से ही ऐसा हो पाया। तो उनका योगदान के बारे में हम चर्चा करें तो पहला जो योगदान है उनका पद्धतिशास्त्र। काउंटे ने केवल समाजशास्त्र विषय शब्द का उपयोग किया, लेकिन वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु और पद्धति के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ये काम किया दुर्खीम ने। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की पद्धति को बताया और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र भी उसी तरह अध्ययन करता है जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन करती है। जिस तरह मूर्त वस्तुओं का अध्ययन नेचुरल साइंस करती हैं, उसी तरह समाजशास्त्र का भी अध्ययन उसी भांति वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाना चाहिए, तभी ये विषय एक विषय का रूप या दर्जा प्राप्त कर पाएगा। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है समाज में श्रम विभाजन। दुर्खीम का दूसरा योगदान है समाज में श्रम विभाजन। हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे समाज में आदिकाल से श्रम विभाजन पाया जाता था। पहले लिंग और आयु के आधार पर श्रम विभाजन था। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों का अलग कार्य था, स्त्रियों का अलग कार्य था। आयु के आधार पर हम 4 वर्गों में व्यक्ति को बांटते हैं: किशोर अवस्था और युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और बुजुर्ग अवस्था। तो इस अवस्था के हिसाब से समाज में कार्य का बंटवारा है। तो श्रम विभाजन आदिकाल से इस समाज में मौजूद था, लेकिन आज जो श्रम विभाजन है वो काफ़ी जटिल और स्पेशलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि दुर्खीम कहता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनघनत्व बढ़ा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी। जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तो आप स्वतः ही जानते हैं कि श्रम का विभाजन हो गया। एक पहले हर आदमी ऑलराउंडर था, वो सभी काम को कर लेता था, वो खेती भी कर लेता था, कपड़ा भी बुन लेता था। कहने का मतलब अपने आप में वो सेल्फ डिपेंड था। लेकिन आज एक व्यक्ति एक ही कार्य करता है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी करेगा, कपड़ा है तो कपड़ा को दूसरा करेगा, अन्न का काम कोई और करेगा। तो कहने का मतलब दुर्खीम ये कहता है जब जनसंख्या जनघनत्व बढ़ता गया तो समाज की आवश्यकताएं बढ़ी और आवश्यकताओं के साथ साथ ही समाज में श्रम विभाजन विकसित हुआ। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का सिद्धांत। दुर्खीम समाज के विकास
के लिए श्रम विभाजन को उत्तरदायी मानते हैं कि पहले जब सरल समाज था, आदिम समाज था, उसमें केवल आयु और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज की जनसंख्या बढ़ी, समाज की आवश्यकताएं बढ़ी, तो समाज में श्रम विभाजन का दूसरा रूप हमें देखने को मिला, जो योग्यता के आधार पर उनको श्रम दिया गया। तो जैसे जैसे श्रम विभाजन होता गया, उसी प्रकार समाज का विकास और डेवलपमेंट होता गया। नेक्स्ट है आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खीम का चौथा योगदान है आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खीम से पहले के जो विद्वान थे, वो आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत घटना मानते थे कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारण से आत्महत्या करता है, स्वयं अपनी आत्महत्या करता है। लेकिन दुर्खीम ने इस बात को गलत सिद्ध किया और दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तत्व है। क्या है? सामाजिक तत्व। अर्थात सामाजिक तत्व क्यों है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत या मानसिक नहीं है। आत्महत्या एक सामाजिक तत्व है, अर्थात व्यक्ति के सामने समाज ही ऐसी परिस्थिति या उत्पन्न कर देता है जिससे व्यक्ति मजबूरन अपनी सुसाइड कर लेता है। दुर्खीम ये कहता है कि समाज ही उस पर इतना प्रेशर डाल देता है कि व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। वो कई प्रकार की आत्महत्या बताता है, जैसे परार्थवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या, है ना। तो ये क्या है? ये अलग अलग तरह की है। अहमवादी आत्महत्या, अगर किसी के अहम को ठेस पहुंचती है तो वो अपनी सुसाइड कर लेता है। अहम की ठेस कहाँ से पहुंचेगी? समाज उसको वो जो अपेक्षाएं कर बैठा है, उस अपेक्षा के हिसाब से उसको या सम्मान या आदर या उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती, इसलिए वो अहम के कारण अपनी आत्महत्या कर लेता है। कई व्यक्ति परार्थवादी अर्थात समाज हित में अपनी आत्महत्याएं कर लेते हैं, जैसे समुद्र में जहाज जैसे डूबता है तो वो पहले यात्रियों को सचेत कर देता है कि आप अब जहाज डूबने जा रहा है और आप अपना बचाव कर लीजिए। तो खुद वो यात्रियों को बचाता है और स्वयं उस जहाज के साथ वो समुद्र में डूब जाता है। तो ये परार्थवादी आत्महत्या है। एक होती है आदर्शहीन आत्महत्या, जिसमें समाज आदर्श शून्य हो जाता है, कानून और नियम की कोई व्यवस्था नहीं रहती। उस स्थिति में भी व्यक्ति अपनी आत्मा की हत्या कर लेता है। तो निष्कर्ष रूप में यही है कि दुर्खीम सामाजिक हत्या को सुसाइड को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं, और ये सत्य भी है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप उसको शौक नहीं है कि वो अपनी आत्महत्या करे, लेकिन समाज उसके सामने ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे वो समाज के सामने आने से उसको शर्म या लज्जा महसूस होती है और वो अपनी आत्महत्या कर बैठता है। नेक्स्ट है धर्म का समाजशास्त्र। दुर्खीम से पहले कि जितने भी विद्वान हुए हैं वो धर्म की उत्पत्ति किसी मानववाद या आत्मवाद से मानते रहे हैं, लेकिन दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति के लिए एक ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति, उसके आधार पर धर्म की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने अध्ययन किया कि धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंडा जनजाति है वो टोटमवाद को मानती है। टोटमवाद का मतलब है कि व्यक्ति अपनी पूर्वजों की आत्मा को किसी
पेड़ या पौधे या जानवरों में मानता है, ऐसी कल्पना करता है और वो उनकी पूजा करता है। तो वो टोटमवाद के कारण धर्म की उत्पत्ति मानता है। और दुर्खीम समाज की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दो भागों में डिवाइड करता है, एक पवित्र वस्तु और एक अपवित्र वस्तु। समाज में दो तरह की वस्तुएं होती हैं, पवित्र और अपवित्र। तो दुर्खीम कहता है जो पवित्र वस्तुएं हैं वो धर्म से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस आधार पर वो धर्म की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करते हैं। ज्ञान का समाजशास्त्र, नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, ज्ञान का समाजशास्त्र क्या है? दुर्खीम ये कहता है कि मनुष्य के पास ज्ञान कहाँ से आता है। दुर्खीम ये बताता है कि समाज से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ये कोई किताबों से, किसी से पढ़ने से ये ज्ञान नहीं आता, समाज से ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात व्यक्ति जो समाज में रहकर क्रिया अंत्य क्रिया करता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसको दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं होता है, उसमें न अच्छाई होती है न बुराई होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, परिवार जनों से वो इंटरेक्शन करता है, तो इंटरेक्शन के दौरान वो बहुत सी बातें सीख जाता है। अब बताइए वो बच्चा कहाँ किताब पढ़ के कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है या इंटरेक्शन से? इंटरेक्शन से वो सब समाज की, हमारा परिवार का जो सिस्टम है, हमारा जो समाज का सिस्टम है, वो धीरे धीरे सबको पहचान जाता है, उसका ज्ञान है। तो दुर्खीम यही कहता है कि व्यक्ति को ज्ञान समाज से, इंटरेक्शन से होता है। नेक्स्ट है मूल्यों का सूत्र। विद्यार्थियों, मूल्य क्या है? पहले ये समझिए, मूल्य हमारे मानक होते हैं, पैमाने होते हैं कि हमारा व्यवहार सही है या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, ये हम मूल्यों के आधार पर ही तय करते हैं। तो मूल्य एक तरह से हमारे मानक होते हैं। अब दुर्खीम ये कहता है कि ये मूल्य समाज में कैसे पैदा होते हैं। दुर्खीम कहता है कि मूल्य समाज में विभिन्न क्रांति, आंदोलन और उत्सव के दौरान मस्त मूड में इन मूल्यों का निर्माण होता है। अर्थात क्रांति या कोई उत्सव या समारोह में व्यक्ति मिलते हैं और वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो उन्हीं से मूल्यों का निर्माण होता है। उस मस्त माहौल में वो समाज के लिए, समाज के बारे में कुछ विचार करते हैं, और ये विचार इसलिए इस तरह करते हैं कि शायद अगर हम इस तरह का ये कार्य करें तो ये ठीक रहेगा। तो उस मस्त माहौल में इन मूल्यों का निर्माण होता है। और हमारे समाज में जो उत्सव हर महीने, हर 6 महीने, हर 15 दिन में जो उत्सव मनाए जाते हैं, उनमें इन मूल्यों का पुनरावर्तन होता रहता है, जिससे मूल्य हमारे ख़त्म नहीं होते। हम देखते हैं उत्सव, त्यौहार, शादी विवाह में हम मूल्यों के हिसाब से सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं। ये सब कुछ मूल्य ही तय करते हैं। शादी समारोह में हम नए कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ये मूल्य हमें ये बताते हैं कि शादी और समारोह में हमें नए कपड़े पहनने चाहिए। तो इस तरह मूल्यों के बारे में दुर्खीम ने बताया। नैतिकता का सिद्धांत दुर्खीम ने 8वां योगदान दिया है नैतिकता का सिद्धांत, मॉरलिटी। मॉरलिटी क्या होती है? एक होता है व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार, और एक होता है सामाजिक विचार। व्यक्तिगत विचार व्यक्ति का स्वयं का विचार है, इंडिविजुअल है।
वो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन सामाजिक विचार क्या है? इन सभी व्यक्तिगत विचारों का सम्मिलन हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति अलग अलग सोचता है, वो व्यक्तिगत चेतना है, और व्यक्ति अलग अलग सोचकर जो एक राय बनाता है वो सामाजिक विचार है, अर्थात वो सामूहिक चेतना है ना? तो सामूहिक चेतना क्या है कि समाज की आशा, अपेक्षा, भावना, वो सामूहिक चेतना है। और वो सामूहिक चेतना ही क्या है? नैतिकता। अगर उस सामूहिक चेतना का उल्लंघन किया जाता है तो वो नैतिक विरोधी माना जाता है, और सामूहिक चेतना के अनुसार वो कोई कार्य करता है तो वो नैतिकता युक्त कार्य माना जाता है। तो ये उनका नैतिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है सामूहिक चेतना की अवधारणा। दुर्खीम समाज को ईश्वर का रूप मानते हैं। ईश्वर को वो कोई अलग से कुछ नहीं मानते, वो समाज को ईश्वर मानते हैं। सामूहिक चेतना, एक मैंने अभी बताया व्यक्तिगत चेतना और दूसरी है सामूहिक चेतना। व्यक्तिगत चेतना व्यक्ति की स्वयं की चेतना होती है। व्यक्ति मिलकर आपस में इंटरेक्शन करके समूह के कुछ मूल्य और मानक तैयार करते हैं। वो समाज के मूल्य और मानक ही क्या है? सामूहिक चेतना। समूह की चेतना, समूह की आशा, समूह की भावना, अर्थात नैतिकता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा है। सामूहिक चेतना के आधार पर जो नियम बनते हैं, जो लॉज, जो कानून बनते हैं, वो सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। जो नियम कानून है उनको व्यक्ति क्या कहता है? सामूहिक प्रतिनिधान। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य की अवधारणा। कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा क्या है? दुर्खीम सामाजिक तथ्य को कार्य करने, सोचने और विचार करने का तरीका मानते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनको हम पहचान सकते हैं, उसको उन्होंने सामाजिक तथ्य कहा। और हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं है, इसकी दो विशेषताएं हैं, बाह्यता और बाध्यता। ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं और ये व्यक्ति पर विशेष कार्य करने के लिए उसको बाध्य करते हैं। बाहरी इसलिए होते हैं कि वो सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं। सामूहिक चेतना अपने आप में व्यक्तिगत चेतना से हटकर होती है, और वो सामूहिक चेतना ही क्या है? सामाजिक तथ्य। अब है नेक्स्ट सामाजिक एकता की अवधारणा। दुर्खीम की सामाजिक एकता की अवधारणा। दुर्खीम कहता है कि आदिम ये एकता शुरुआत से ही हमारे समाज में पाई जाती है, आदिम समाज में चाहे वर्तमान समाज में। लेकिन आपने पढ़ा है जैसे जैसे समाज का श्रम विभाजन होता गया, उसी तरह समाज का विकास या डेवलपमेंट होता गया। तो आदिम समाज में एकता कैसी थी और वो क्यों थी, और आज वर्तमान समाज में वो एकता किस तरह की है, वो उसके बारे में बताएंगे। सामाजिक एकता की अवधारणा आदिम समाज में वो यांत्रिक एकता बताते हैं। जैसे मशीन अनेक पुर्जों से मिलकर बनी होती है, उस पुर्जे को उस मशीन के हिसाब से काम करना होता है, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। अर्थात आदिम समाज में जो एकता होती है वो यांत्रिक एकता होती है। उसमें श्रम विभाजन केवल लिंग और आयु के आधार पर होता है। धर्म और कानून, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है। व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता उस समाज में नहीं होती, उसको यंत्र की भांति कार्य करना होता है। और वर्तमान की जो एकता है वो सार्वजनिक एकता।
वर्तमान में जो एकता है वो सहाव्यावी एकता है, अर्थात जिस तरह शरीर का जो ढांचा होता है उसमें प्रत्येक अंग अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन एक अंग अगर अपना कार्य करना छोड़ दे तो हमारा शरीर का ढांचा पूरा गड़बड़ा जाता है। तो आधुनिक समय में वो सहाव्यावी एकता पाई जाती है और आदिम समाज में ज्ञानकृत एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है आदर्शहीनता की अवधारणा। आदर्शहीनता की अवधारणा का मतलब है नियम शून्यता की अवधारणा, जिसमें जिस व्यवस्था में कोई नियम कानून नहीं होते। वो कब होते हैं? आदर्श शून्य की स्थिति कब पैदा होती है? जब सामूहिक चेतना कमजोर पड़ जाती है और व्यक्तिगत चेतना उस पर भारी हो जाती है। व्यक्ति स्वतंत्र हो जाते हैं अपने व्यवहार में और सामूहिक चेतना को चैलेंज करने लग जाते हैं, तब जाकर समाज में एक आदर्शहीनता की स्थिति पैदा होती है। आगे है अपराध, दंड और कानून की अवधारणा। डोर्खीम ये कहता है कि समाज में अपराध को वो समाज के लिए महत्वपूर्ण भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि समाज में इससे एकता उत्पन्न होती है। अगर कोई हमारे विरोध में कोई कार्य करता है तो हम समाज परिवार के एक साथ मिल बैठ के उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो डोर्खीम अपराध को एक समाज के लिए महत्वपूर्ण भी मानते हैं। तो अपराध समाज में कैसे पैदा होता है? डोर्खीम ये कहता है कि व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना पर भारी हो जाती है, तो अब व्यक्ति अपराध करने पर तैयार हो जाता है और उसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। दंड किसी भी रूप में हो सकता है, हंसी मजाक या हास्य या जात वो कैसे भी हो सकता है। और आधुनिक समय में राज्य सरकार या सरकारें कानून के माध्यम से अपराधी को दंडित करती है। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद की अवधारणा। डोर्खीम के प्रकार्यवाद की अवधारणा अर्थात डोर्खीम ये कहता है कि समाज तभी तक संचालित रहता है तब इसके अंग अर्थात समाज के जितने भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अंग हैं वो अपने नियत या निश्चित कार्यों को लगातार करते रहे। तो ये डोर्खीम का समाजशास्त्री योगदान है, जिसके कारण वो समाजशास्त्र को एक विषय का दर्जा दिला पाया।